इसकी जो वैल्यूज़ होंगी ना उनकी मेजरमेंट देखेंगे कि हम किस तरह से जीएफआर को मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी रीनल प्लाज्मा फ्लो, यूरिन फ्लो, एक्सक्रीशन, सेक्रीशन। ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यूज़ होंगी ना वो हम इसको देखेंगे कि इस लेक्चर में हमारे पास ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास रीनल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, जैसे कि जीएफआर। तो जीएफआर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फ्लो अक्रॉस द ग्लोमेरुलस। ठीक है, कि ग्लोमेरुलस से जितना प्लाज्मा हमारे पास या जो भी ब्लड हमारे पास फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं जीएफआर। रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो ब्लड टूवर्ड्स द नेफ्रॉन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं किडनी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा रीनल प्लाज्मा फ्लो। यूरिन फ्लो, आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो और यूरिन फ्लो क्या होगा कि आपके पास प्लाज्मा आउट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन टर्मिनोलॉजीज है। अब हम इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो को, जीएफआर को, ठीक है, यूरिन फ्लो, एक्सक्रीशन, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि हमारे पास फिल्टर लोड होता है, फिल्टर लोड। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास एक्सक्रीशन। तो इनको पहले हम देखते हैं। हमारे पास फिल्टर लोड हमारे पास क्या होगा। फिल्टर लोड हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो किडनी है, किडनी में नॉर्मल हमारे पास जो ब्लड फ्लो है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये जो हमारे पास था, हमने कहा कि ये ऑलमोस्ट है 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, 5 लीटर पर मिनट। और हमने सपोज कर लिया कि अगर 5 लीटर ब्लड आ रहा है ना, तो इसमें से जीएफआर जो है वो आपके पास है 2 लीटर पर मिनट, कि 2 लीटर जो है वो आपके पास फिल्टर हो रहा है। अब फिल्टर लोड हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं ये देखेंगे। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मेजर करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था कि जीएफआर डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, तो जीएफआर हमने क्या कहा कि 2 लीटर, 2 लीटर डिवाइडेड बाय 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ऑलमोस्ट 40% आता है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होती है नॉर्मली वो आपके पास होती है 40%। अब फिल्टर लोड फाइंड करने के लिए हम किस तरह से फिल्टर लोड फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें पता हो कि हमारे पास इस सोल्यूट का हमने फिल्टर लोड जो है वो फाइंड करना है। हमने कहा कि हमने सोडियम का फिल्टर लोड जो है वो फाइंड आउट करना है, सोडियम फिल्टर्ड लोड। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सीरम कंसंट्रेशन कितनी है, सीरम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, अगर ये हमें पता होगा ना तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कहा कि हमारे पास ऑलमोस्ट 2 ग्राम पर लीटर है, 2 ग्राम पर लीटर आपके पास सीरम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर 1 लीटर ब्लड है तो उसमें 2 ग्राम आपके पास क्या, 2 ग्राम आपके पास उसमें सोडियम है। सेम अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जीएफआर हमने कहा था कि कितने, जीएफआर हमारे पास था 2 लीटर, 2 लीटर पर मिनट। ऊपर हमने लिखा हुआ ना हमारे पास जीएफआर कितना है कि 2 लीटर पर मिनट। तो अब हम फिल्टर लोड फाइंड आउट करने लगे हैं सोडियम का। तो सोडियम का फिल्टर लोड फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास 1 लीटर में 2 ग्राम है तो हमारे पास हम ये देखेंगे कि ये कितना जीएफआर में फिल्टर हो रहा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा कि हम इसको, ये जो आपके पास सीरम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन जीएफआर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जीएफआर के साथ, 2 × 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फिल्टर्ड लोड ऑफ सोडियम जो होगा एन ए, ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है जी, 4 ग्राम, सॉरी 4 लीटर पर मिनट। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से अब अगर हमने एक्सक्रीशन को फाइंड आउट करना है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ एनी सोल्यूट, किसी भी सोल्यूट की एक्सक्रीशन हमने फाइंड आउट करनी है। हमने कह दिया कि पोटाशियम की, तो पोटाशियम की एक्सक्रीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा कि आपके पास जो यूरिन की आउटपुट थी, यूरिन जो था आपके पास यहाँ पे, ये देखें अब यूरिन,
यूरिन हमारे पास, यूरिन फ्लो के आपके पास इसकी आउटपुट कितनी है? हमने सपोज किया कि यूरिन आउटपुट है पेशेंट की 100 cc पर आवर, ठीक हो गया। और इस यूरिन में हमने देखा कि आपके पास पोटाशियम जो था, ये जो यूरिन था उसमें पोटाशियम आपके पास उसकी जो परसेंटेज थी वो थी 10 मिली इक्वलेंट, ठीक हो गया, पर सीसी। तो अब हम एक्सक्रीशन जो है आपके पास सल्यूट की फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी एक्सक्रीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 100, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1000 मिली इक्वलेंट, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम एक्सक्रीशन भी किसी भी सोल्यूट की फाइंड आउट कर सकते हैं, फिल्टर लोड, ठीक है। और उसके अलावा एक्सक्रीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दोनों जो थे हमने कर लिए हैं, ठीक हो गया। ये वाला, इसमें फिल्टर लोड हमने फाइंड कर लिया और एक्सक्रीशन हमने फाइंड आउट कर ली। और फिर आपके पास जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन थी उसका भी हमें हो गया कंफर्म। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी अगर वैल्यू हमें अवेलेबल है तो वैल्यूज से हम क्या कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट रीनल क्लियरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जीएफआर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनी कोई भी आपके पास मेजरमेंट जो है उसका हमें पता चल सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जीएफआर को किस तरह से फाइंड आउट करना है। जीएफआर आपके पास होता क्या है कि आपके पास अमाउंट ऑफ आपके पास प्लाज्मा विच filter from the glomerulus per unit time, amount of plasma which is filter from the glomerulus per unit time। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज हमें पता होना चाहिए, जैसे कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। एक्स हमारे पास कोई कोई भी हमने कहा सल्यूट है तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक हो गया, अगर हमने जीएफआर फाइंड आउट करना है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स सोल्यूट, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए यूरिन फ्लो रेट, ठीक है। और यूरिन फ्लो रेट जो होता है हमारे पास, हमने उसको फाइंड आउट करना है लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूट की हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसको मेजर करेंगे तो इजीली हमारे पास ये लेबोरेटरी में ये आपके पास इजीली प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होती है वो फाइंड आउट हो सकती है, जैसा कि मिलीग्राम पर लीटर में हम इसको फाइंड आउट करेंगे और इसको भी मिलीग्राम पर लीटर में फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। तो जीएफआर को अगर हमने मेजर करना है, अब इसी फॉर्मूलाज को हम दोबारा से रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जीएफआर का फार्मूला आ जाएगा। तो आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि हमने कहा कि ये जो एक्स है ना, ये एक्स है हमारे पास इनोलिन, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं आपके पास सी इनोलिन, क्लियरेंस ऑफ इनोलिन इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और यूरिन, सबसे पहले हम करेंगे यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन, इनोलिन मल्टीप्लाई आपके पास ये यूरिन फ्लो रेट था, इसको प्रेजेंट करते हैं वी से, और इसके बाद हमारे पास हम लिखेंगे कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन, ठीक हो गया। तो ये अगर हमें पता है तो हमारे पास ये जीएफआर की वैल्यू जो होगी वो हमें मेजर हो जाएगी। अब ये इनोलिन को मैंने क्यों लिखा, इधर मैंने एक्स लिखा और फिर मैंने इनोलिन लिखा, ठीक है। इनोलिन को यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द जीएफआर, क्योंकि आपके पास इनोलिन जब हम किसी बंदे को इन्फ्यूज करवाते हैं तो वो आपके पास यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल से आती है, ठीक हो गया, आएगी और यहाँ से आपके पास सारी की सारी जो होगी वो फिल्टर हो जाएगी, ठीक हो गया, सारी फिल्टर हो जाती है, ठीक है ना। ये आपके पास रीअब्जॉर्ब होती है, रीअब्जॉर्ब का मतलब है कि यहाँ से आपके पास इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। और इसके अलावा आपके पास ना ही ये सक्रीट होती है। सक्रीट का क्या मतलब है कि समहाउ इनोलिन आई और इनोलिन आपके पास यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल में जाके आपके पास ये जो आर्टरियोल्स होती हैं दोबारा से इस तरह से ट्यूब्यूल्स के साथ पड़ी होती हैं। तो समहाउ ऐसा होता है कि कुछ आपके पास जो सोल्यूट्स होते हैं वो यहाँ से दोबारा से आपके पास क्या आ जाते हैं, ल्यूमन ऑफ द नेफ्रॉन में आ जाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे सेक्रीशन। कुछ आपके पास सोल्यूट्स जो होते हैं वो सेक्रीट भी हो जाते हैं, सेक्रीशन भी उनकी होती है, और कुछ आपके पास रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं कि पीसीटी के आपके पास जो सेल्स होंगे वहां पे उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो इनोलिन हम इस वजह से देते हैं कि आपके पास ना तो ये रीअब्जॉर्ब होगी और ना ही ये सेक्रीट होगी। जितनी इनोलिन हम इन्फ्यूज करेंगे सारी की सारी आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिल्टर होगी, ठीक हो गया। तो फिल्टर अगर हो रही है तो हम जीएफआर का हमने क्या फॉर्मूला, हमने क्या डेफिनेशन की, फ्लो अक्रॉस द ग्लोमेरुलस, के जितना आपके पास ग्लोमेरुलस से सोल्यूट गुजरेगा उसको हमने कहा कि ये जीएफआर है। तो इनोलिन इसलिए हम यूज करते हैं। तो अब हमने इनोलिन को
यहाँ पे एक्स कंसीडर किया था, तो क्लियरेंस ऑफ इनोलिन आपके पास, क्लियरेंस का मतलब होगा कि जीएफआर जितनी आपके पास आएगी, क्लियरेंस ऑफ इनोलिन इज इक्वल टू जीएफआर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इनोलिन, क्लियरेंस ऑफ इनोलिन इज इक्वल टू यू आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन इन यूरिन, के यूरिन में कितनी इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन, के प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और इसको आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं वी से। वी आपके पास यूरिन फ्लो रेट को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपके पास इसका एग्जैक्ट जितनी भी इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इनोलिन के अलावा हम, ये तो सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकली है, फिजियोलॉजिकली मतलब कि ये आपके पास नेचुरली ऐसा नहीं होता। अगर कोई पेशेंट है तो पेशेंट को हम इनोलिन से जीएफआर की मेजरमेंट नहीं करते। पेशेंट में हम किस तरह से करते हैं, तो पेशेंट का जीएफआर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्रेटिनिन। ठीक है, क्रेटिनिन हम यूज करेंगे, और क्रेटिनिन को यूज करने के लिए हमारे पास सी कैरेटिनिन, उसके अलावा यूरिन क्रेटिनिन मल्टीप्लाई यूरिन फ्लो रेट। ठीक है, यूरिन फ्लो रेट कितना होगा कि हम पेशेंट को कहेंगे कि हाउ मच यूरिन ही विल एक्सपेल्ड आउट इन द 24 आवर्स, आपके पास उसने 24 आवर्स में कितना यूरिन जो है वो पास आउट किया है, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास हम प्लाज्मा कैरेटिनिन, ठीक हो गया, तो इससे हमारे पास जो जीएफआर है उसकी वैल्यू जो होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको हम मेजर करेंगे, ये हमारे यूज में आता है कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर देखें कि आपके पास ये जो कैरेटिनिन है ये कहाँ से मिलती है, हमारे जो मसल्स है ना, उनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो नॉर्मली हमारे पास हमेशा, कोई भी आपके पास नॉर्मल पर्सन जो है उसकी मसल्स ब्रेकडाउन होती है, तो मसल्स ब्रेकडाउन में क्या होता है कि आपके पास कैरेटिन जो होती है वो एक्सपेल आउट होती है, तो एक्सपेल आउट जैसे ही होगी तो वो आपके पास आएगी किडनीज में ब्लड के जरिए, और किडनी से वो आपके पास यूरिन से निकल जाएगी। ठीक हो गया, तो इसको इस वजह से यूज करते हैं कि आपके पास जितनी भी, अगर 20%, 20% नहीं कहते, आपके पास 20 थे मॉलिक्यूल कैरेटिनिन के, तो वो 20 के 20 आपके पास किडनी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका स्पेसिफिक काम है, इसी वजह से हम इसको जीएफआर के लिए यूज करते हैं। अब अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि हमारे पास उसमें ये जो वैल्यू है ना ऊपर वाली, जिसको मैं ग्रीन से मेजर करने लगा हूं, हमारे पास मैंने कहा कि ये जो है ये आपके पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपके पास सेम अमाउंट में डेली केराटिनिन प्रोड्यूस होती है, और सेम अमाउंट में आपके पास किडनी से यूरिन में आ जाती है। ठीक है, ये यूरिन है ना, यू से यूरिन केराटिनिन, तो ये कांस्टेंट होती है, जितनी आपके पास ये कांस्टेंट ही रहती है। डेली 20 है जी, डेली आपके पास जो ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स है ना, हमने कहा कि वो आपके पास 20% है, तो 20% ही आपके पास यूरिन में आ जाएगी, तो ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू। अगर इस फॉर्मूले को दोबारा से रीअरेंज करें, सी कैरेटिनिन इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई यूरिन फ्लो रेट ओवर प्लाज्मा कैरेटिनिन। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या पता चला कि ये, सॉरी, ये आपके पास पूरी ऊपर वाली कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट हमारे पास अब क्या रह गया, हमारे पास प्लाज्मा कैरेटिनिन जो है ना वो बाकी बच गया है। तो समहाउ अगर ऐसा हो गया है कि प्लाज्मा कैरेटिनिन जो है वो अगर आपके पास इंक्रीज हो रही है, प्लाज्मा कैरेटिनिन अगर इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास क्लियरेंस ऑफ कैरेटिनिन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियरेंस भी लिख सकते हैं इसको हम, जीएफआर भी लिख सकते हैं, जीएफआर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्यों आपके पास जीएफआर डिक्रीज हो रहा है, आपके हमें इससे पता चलेगा, आपके पास प्लाज्मा कैरेटिनिन हमें ये बताएगी कि कि इस पेशेंट का जो जीएफआर है वो डिक्रीज हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई जगह पे एक्यूट किडनी फेलियर, AKI, ठीक हो गया, AKF, उसके अलावा आपके पास क्रोनिक किडनी फेलियर, CKD, ये जो कंडीशन होती हैं इसमें उन्होंने लिखा हुआ कि जी फलां बंदे का केराटिनिन जो है वो आपके पास गया हुआ है 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे, तो केराटिनिन आपके पास ये सीरम में बता रहे होते हैं वो, तो जब सीरम में वो कैरेटिनिन बता रहे हैं ना, इसका मतलब है कि प्लाज्मा कैरेटिनिन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इस कैरेटिनिन से हमें फौरी तौर पे पता चल जाता है ये जो बंदा है ना उसका जीएफआर वो डिक्रीज हुआ है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम इसको रिलेट करते हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें ना नॉर्मल कैरेटिनिन की, तो नॉर्मल कैरेटिनिन जो होती है वो बॉडी में हमारे पास 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट जो है वो CKD का है, क्रोनिक किडनी डिजीज का है, तो उसकी प्लाज्मा कैरेटिनिन का लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, हम कह सकते हैं कि 2.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे जा चुका है। ठीक हो गया, तो प्लाज्मा कैरेटिनिन बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जीएफआर जो है वो डिक्रीज है। कोई भी
किडनी में मसला है, या तो आपके पास उसके सेल्स नेक्रोसिस हो चुकी है, या आपके पास मेम्ब्रेन का कोई ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन का मसला है, तो ये मेन काज होती है। तो इस तरह से हम क्लिनिकल रेलिवेंस को इसी तरह से रिलेट करते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है उसका ये 20 है, 200 नहीं है, 20 मिलीग्राम, और अगर आपके पास कोई पेशेंट है जिसकी जो इनोली आपके पास केराटिनिन का लेवल है वो आपके पास पहुंच चुका है 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 2.0 था, 2 तो अगर 4.0 पे पहुंच चुका है तो ये आपके पास पेशेंट जो होगा वो डायलिसिस का होगा। ठीक हो गया, तो हम उसको डायलिसिस के जरिए उसकी बॉडी से केराटिनिन को रिमूव करेंगे। ठीक है जी। अब फर्स्ट एड में यहां तक थी इसकी बात कि ये आपके पास किस तरह से हम जीएफआर को फाइंड आउट करते हैं। तो जीएफआर हमारे पास दो मेन सब्सटेंसेस हैं। इनोलिन जो है वो आपके पास एक्सोजिनस है, बाहर से हम देते हैं, ठीक हो गया, और ये फिजियोलॉजिकली सिर्फ इसको मेजर किया जा सकता है। केराटिनिन आपके पास मसल्स ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होती है, और ये जितनी भी आपके पास सीरम में होती है तो ये हमें बताती है कि आपके पास आपका जो जीएफआर है वो सही है या नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो इसका फॉर्मूला है, यूरिन केराटिनिन मल्टीप्लाई आपके पास यूरिन फ्लो रेट ओवर प्लाज्मा केराटिनिन, तो ये आपके पास जीएफआर को बता देगा। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ बना हुआ ना, ग्राफ से हम किस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, सॉरी, तो स्लोप को हम एक दफा से ये देखें, उन्होंने ये इस तरह से स्लोप बनाई हुई है, ये आपके पास स्लोप है। अब जो इसका एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस कौन सा है हमारे पास, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस कौन सा है ग्राफ का, ये है आपके पास वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे अगर आप लोग देखें तो उन्होंने क्या प्रेजेंट किया हुआ है, प्लाज्मा केराटिनिन, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे उसने क्या किया हुआ है, प्रेजेंट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। तो जीएफआर आपके पास एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, 25, 50, 75, 100, 125 एंड 150। तो एक्स एक्सिस पे जीएफआर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे केराटिनिन का जो लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो रहा है। तो इसको किस तरह से उसने रिलेट किया हुआ है कि अगर किसी पेशेंट का जीएफआर ज्यादा है, ये देखिए जीएफआर ज्यादा, इस तरफ को जीएफआर ज्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि उस बंदे की केराटिनिन का जो लेवल है वो डिक्रीज है, केराटिनिन जो है वो डिक्रीज है। अगर जीएफआर ज्यादा होगा तो प्लाज्मा केराटिनिन जो होगी वो डिक्रीज होगी। ये देखें, अब आपके पास ये जो जीएफआर था अगर 125 पे था, ये देखें 125 पे जीएफआर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आप लोग देख सकते हैं कि उसकी प्लाज्मा केराटिनिन 1.51 के इक्वल है, तकरीबन 1 है, 1 मिलीग्राम। अगर जैसे जैसे उस पेशेंट का जो जीएफआर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, अब उसका जो जीएफआर था वो उसने कहा कि ये वो आ चुका है 50, ऑलमोस्ट 60 पे आ चुका है। अगर उस पेशेंट का जो जीएफआर है वो 60 पे आ चुका है तो इस पेशेंट की जो केराटिनिन का लेवल है ना वो आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। किस तरह से इंक्रीज होगा, इसको दोबारा से इस तरह देखते हैं कि हमारे पास अगर इस कंडीशन में जैसे जैसे जीएफआर कम होगा वैसे वैसे आपके पास जो केराटिनिन का लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक हो गया, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ये इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है। अब आपके पास जब ये जो आपके पास था 25, ठीक है, तो 25 जीएफआर पे अगर आप देखें तो पेशेंट की जो केराटिनिन है वो कहाँ पहुंच चुकी है, 8 पे पहुंच चुकी है, 8 पे पहुंच चुकी है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर पेशेंट का जो जीएफआर है वो आपके पास है यहाँ पे, ये देखें आपके पास तकरीबन 50 है ना, तो 50 पे जी आपके पास केराटिनिन जो है वो कहाँ पहुंच चुकी है, 3.5 पे, नॉर्मल 0.8 होती है। तो ये आपके पास ब्लू से मैं प्रेजेंट करता हूँ, ब्लू से आपके पास, ग्रीन से हमने प्रेजेंट किया कि आपके पास नॉर्मल है, जीएफआर बढ़ेगा केराटिनिन कम होगी, और ब्लू से प्रेजेंट करता हूँ कि अगर आपके पास किडनी का कोई मसला है, अब जैसे जैसे जीएफआर कम होगा वैसे वैसे केराटिनिन जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये इस रिलेशन के साथ उन्होंने ग्राफ दिया, वो बुक में भी यही दिया हुआ, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, अगर प्लाज्मा केराटिनिन बढ़ रही है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो जीएफआर है वो कम हो रहा है। सम हो हर कंडीशन में ऐसे नहीं होगा। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है, या पेशेंट नहीं है, आपके पास ओल्ड एज है, ओल्ड एज मेल है, ठीक है, उसमें आपने देखा कि उस पेशेंट का जो जीएफआर है वो डिक्रीज है, ठीक हो गया, लेकिन आपने प्लाज्मा केराटिनिन का लेवल देख, प्लाज्मा केराटिनिन का लेवल वो नॉर्मल है, ठीक है। तो हर दफा ऐसे नहीं होता कि प्लाज्मा केराटिनिन बढ़ रही है तो तभी जीएफआर कम हो रहा है। नॉर्मल एजिंग से भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि आपके पास रेप्डोमायोलाइसिस, आपके पास जो मसल्स ब्रेकडाउन होती है ना, मसल मास डिक्रीज हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है। ओल्ड एज में इतना मसल मास नहीं होता, मसल मास डिक्रीज हो जाए, श्रिंक हो जाते हैं, तो मसल छोटे होते हैं। जब मसल आपके पास ओल्ड एज है, छोटे मसल्स है आपके पास, शॉर्ट मसल मास डिक्रीज हो गया है, तो अब मुझे ये बताएं कि इतनी केराटिनिन जो होगी वो निकलेगी, केराटिनिन तो नॉर्मल ही रहेगी,
केराटिनिन नहीं बढ़ रही। केराटिनिन तो तब बढ़ेगी जब मसल्स टूटेंगे, तो मसल के टूटने से केराटिनिन बढ़ती है। केराटिनिन का लेवल नॉर्मल है, वैसे ही ओल्ड एज में जाके आपके पास जीएफआर जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसी से के साथ रिलेटेड है, आपने फार्मा को रिलेट कर लेना है कि आपके पास फार्मा में जब जीएफआर कम हो जाता है तो आपने वो ड्रग कम यूज करनी है जिसकी रीनल क्लियरेंस है। रीनल क्लियरेंस वाली ड्रग्स को आपने ओल्ड एजिस में कम यूज करना है, उसकी डोज कम देनी है। अगर आप उसको ज्यादा देंगे तो जीएफआर कम है तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो ज्यादा आ सकते हैं। तो ये इसके साथ रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जीएफआर का था कंसेप्ट। इसको अगर आप लोग कहते हैं तो मैं दोबारा बता देता हूं, नहीं तो फिर आगे चलें। ठीक हो गया? सही है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कंडीशन है? नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास प्लाज्मा क्लियरेंस। एक दफा बुक पे आते हैं तो हमने ये देख लिया, हमारे पास ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ये जो ग्राफ था मैंने आपको बता दिया। तो ये फॉर्मूला जो था आपके पास, यूरिन इनोलिन से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ, मैंने केराटिनिन से आपको किया हुआ आपके पास दिखाया है। रीनल क्लियरेंस की बात करते हैं। तो रीनल क्लियरेंस हमारे पास, रीनल क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा कि ये एक ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, और इसमें हमारे पास क्या है कि ये 1 लीटर इसमें ब्लड है। ठीक है, 1 लीटर ब्लड है, और इस 1 लीटर ब्लड में मैंने कहा कि ये आपके पास 5 मिलीग्राम या 5 ग्राम इसमें सोडियम था। सोडियम था, ठीक है। और अब आपके पास जो किडनी है, किडनी जो आपके पास सोडियम एक्सक्रीट कर रही है वो भी 5 मिलीग्राम एक्सक्रीट कर रही है। ठीक हो गया? तो दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि आपके पास जो किडनीज हैं वो 1 लीटर ब्लड को कंप्लीटली आपके पास फिल्टर कर रही हैं। ठीक हो गया? कंप्लीटली क्लियर्ड 1 लीटर ब्लड पर आवर। कैसे पता चला कि हमारे पास 1 लीटर ब्लड में हमने एक्सपोज किया, 1 लीटर ब्लड में 5 मिलीग्राम सोडियम था, और हमने देखा यूरिन में जाके कि यूरिन में भी 5 मिलीग्राम सोडियम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो किडनी है वो आपके पास 1 लीटर ब्लड को कंप्लीटली क्लियर कर रही है 1 आवर में। कंप्लीटली क्लियर्ड 1 लीटर ब्लड, ठीक है जी, पर आवर। 1 घंटे में 1 लीटर ब्लड जो है ना वो आपके पास क्लियर हो रहा है। तो रीनल क्लियरेंस हमारे पास, अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही सेम ही है। किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास, हमने कहा कि सी एक्स, एक्स आपके पास कोई भी अमाउंट हो सकती है, इज इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाई बाय वी ओवर पी एक्स। ठीक है, तो एक्स आपके पास वो अमाउंट है जिसकी क्लियरेंस हो रही है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक्स, हमने कहा कि कोई ड्रग है, ठीक है। तो आपके पास अगर आपकी ये जो यूरिन में आपके पास ये यूरिन है ना, यूरिन एक्स, तो यूरिन में अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है, अगर हमने कोई ड्रग यूज की ना एग्जांपल के तौर पे, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास क्लियरेंस जो है वो ज्यादा है, रीनल क्लियरेंस ज्यादा है। ठीक हो गया? लेकिन आपके पास एक ड्रग है जिसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। आपने सेम एक और ड्रग दी ना, पहली ड्रग दी आपने जिसकी यूरिन कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और अब उसका जो रीनल फ्लो रेट भी आपके पास जिस तरह ज्यादा था, सेम उसी की तरह उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो यूरिन में ज्यादा थी। इसका मतलब था कि रीनल क्लियरेंस जो थी वो नॉर्मल थी। एक्चुअल एक इजी सीन था कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो किडनी थे, वो अमाउंट जो थी, वो ड्रग जो थी वो क्लियर हो रही थी। लेकिन अपोजिट जो ब्लू से मैंने एरो शो किया है कि अगर आपने कोई ड्रग दी है और ड्रग देने के बाद उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो अब ये जो एरो होगा वो उल्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि इस पेशेंट की जो किडनी की क्लियरेंस है वो डिक्रीज है, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और ये ज्यादातर ओल्ड एजेस में, जैसे मैंने पहले बताया कि जो ओल्ड एजेस पेशेंट होते हैं ना, उसमें ये कंडीशन होती है कि उसमें रीनल क्लियरेंस कम हो जाती है। अगर रीनल क्लियरेंस कम है तो इस वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्लाज्मा में वो ड्रग बढ़ती जाएगी, और अगर उसके कोई साइड इफेक्ट हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो इस वजह से ओल्ड एजिस पेशेंट में आपने जो ड्रग डोजेज है वो डिक्रीज कम रखनी है। ठीक हो गया? तो ये रीनल क्लियरेंस से बात है। रीनल क्लियरेंस को उन्होंने इस तरह से भी थोड़ा सा थ्योरेटिकली कंपैरिजन किया हुआ कि अगर जो क्लियरेंस है वो कह रहा है कि अगर ज्यादा है जीएफआर से, जीएफआर से अगर ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास एक्सक्रीशन हो रही है। ठीक है? और अगर जो क्लियरेंस है वो आपके पास डिक्रीज है, कम है जीएफआर से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन हो रही है।
एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। और आपके पास अगर क्लियरेंस इज इक्वल टू GFR है तो नो नेट एब्जॉर्प्शन, नो एब्जॉर्प्शन एंड नो सेक्रीशन, एक्सक्रीशन नहीं है ये, सेक्रीशन है, सेक्रीशन, नो एब्जॉर्प्शन नो सेक्रीशन। इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास जो क्लियरेंस है, वहां पे ऊपर जो मैंने आपके पास ये नेफ्रॉन बनाया हुआ था, क्लियरेंस आपके पास यूरिन फ्लो, यहां पे मैं लिख देता हूं कि क्लियरेंस, ठीक है। क्लियरेंस आपके पास वो अमाउंट होगी जो कि यूरिन में आ रही है, ठीक हो गया। अब आपने दी 10%, कोई भी ड्रग था, ये 10% सोडियम था, ठीक है। और 10% सोडियम ऊपर से आपके पास प्लाज्मा में था, लेकिन जब आपने देखा तो आपको यूरिन में मिला 20% सोडियम, 20 ग्राम, यहाँ पे 10 ग्राम था, और आपके पास जो यूरिन में है वो 20 ग्राम है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो क्लियरेंस है ना वो ज्यादा है GFR से, क्लियरेंस ज्यादा होगी GFR से। अगर क्लियरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सक्रीशन हुई है। फिल्ट्रेशन के अलावा आपके पास यहां से फिल्टर होने के बाद आपके पास बेशक इतना था, तो कोई ना कोई आपके पास यहां से ट्यूबुलर सक्रीशन हुई है, जो कि इस ल्यूमन में आके इसकी अमाउंट को बढ़ा रहा है। अगर जो क्लियरेंस होगी वो डिक्रीज होगी आपके पास GFR से, तो GFR से कम होगी, तो इसका मतलब है कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, क्योंकि 10 था लेकिन आपको नेक्स्ट कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। पीछे कितना था, प्लाज्मा में 10 था, ठीक है। GFR आपके पास 10 था, 10 के बावजूद आपके पास अब नेक्स्ट यूरिन में कितना है, 5 आ रहा है, तो बाकी जो 5 है वो आपके पास यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो गया है। तो यही बात मैंने ऊपर लिखी है यहाँ पे आपके पास, कि अगर क्लियरेंस जो होगी वो ज्यादा होगी GFR से, तो इसका मतलब है सक्रीशन है, कि GFR फिल्टर होकर ल्यूमन में आ चुका था, इसके बाद कोई ऐसी चीज है जो आपके पास ट्यूब्यूल से दोबारा से उसमें आके ऐड हुई है, तो ये सक्रीशन हो गई। अगर क्लियरेंस जो है वो आपके पास डिक्रीज है GFR से, तो फिर आपके पास ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और अगर क्लियरेंस जो है वो इज इक्वल टू GFR, ये दोनों बराबर हैं, क्लियरेंस भी 10 है और GFR भी 10 ग्राम है, तो ये आपके पास नो नेट एब्जॉर्प्शन और नो नेट सेक्रेशन, ठीक है। यहाँ पे इन वैल्यूज को हम लिख देते हैं कि क्लियरेंस इंक्रीज्ड, ठीक हो गया। तो आपके पास, और यहाँ पे क्लियरेंस अगर डिक्रीज्ड है तो ये आपके पास क्या होगी, एब्जॉर्प्शन, देन GFR, तो GFR से हमने दोनों को कंपैरिजन किया, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास रीनल क्लियरेंस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो हम फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास वो ब्लड जो कि किडनी की तरफ आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड है, ये आपके पास एफरंट आर्टरियोल सेंटर हो रहा है, ठीक हो गया, यहाँ से गुजरेगा कुछ, यहाँ से फिल्टर हो रहा है, ठीक हो गया, ये फिल्टर होके आ रहा है। और फिल्टर होने के बाद आपके पास नेक्स्ट गया, नेक्स्ट आपके पास इफरंट आर्टरियोल्स के बाद कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ पे सक्रीट हो गया, यहाँ से सक्रीटेड हो गया ट्यूब्यूल्स के जरिए, दोबारा से ल्यूमन में इंटर हो गया। लेकिन 100% आपके पास एक्सक्रीट हुआ, 20% फिल्टर हुआ, 80% सक्रीट हुआ, लेकिन आपके पास 100% जो है वो आपके पास आ गया यूरिन में। तो इस वजह से हम इसके रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड को यूज करते हैं। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं कि हमारे पास क्लियरेंस ऑफ पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड, ठीक है, लीटर पर मिनट, ये आपके पास क्या होती है, इज इक्वल टू प्लाज्मा टू किडनी, प्लाज्मा टू किडनी लीटर पर मिनट। इसका मतलब ये है कि जितना आपके पास पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड उसकी क्लियरेंस हुई है, जितना वो यूरिन में आया है, वो इक्वल है कि जितना फ्लूइड जो था वो आपके पास किडनी की तरफ आया था, तो वो सेम है, जितना आपके पास किडनी की तरफ आएगा उतना सारे का सारा आपके पास क्या होगा कि वो यूरिन में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी वजह से हम इसको रीनल प्लाज्मा फ्लो फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक हो गया। इनोलिन और कैरेटिनिन को हम यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास वो सारी, वो मतलब कि फिल्टर होती है ना, फिल्टर होने के बाद आपके पास जो फिल्टर नहीं होगी, जो फिल्टर होने के अलावा जो सम अमाउंट बच जाती है वो आपके पास नेक्स्ट इफरेंट आर्टिकल में चली जाती है, और आपके पास वो फिर दोबारा से प्लाज्मा ब्लड में शामिल हो जाती है। इस वजह से पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड को ही हम यूज कर सकते हैं। सम हाउ कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ये अंडर एस्टिमेट हो जाता है कि 10% इसकी जो वैल्यू होती है ना वो अनइक्वल होती है, वो इस वजह से कि सारे का सारा आपके पास पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड जो होता है ना PAH, वो नेफ्रॉन की तरफ नहीं जाता, बल्कि नेफ्रॉन के अलावा बाकी जो आपके पास
किडनी के जो बाकी स्ट्रक्चर होते हैं ना उसकी तरफ चला जाता है, तो इस वजह से 10% हो सकते हैं, लेकिन बाकी वही कंडीशन है। तो इसका फार्मूला भी वही है। आपके पास जितनी भी हम बातें कर रहे हैं उनमें फार्मूले आपके पास तकरीबन सेम ही होंगे। पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड, क्लियरेंस ऑफ पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड, यूरिन पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड मल्टीप्लाई यूरिन फ्लो रेट इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय प्लाज्मा पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड। ठीक हो गया। तो अगर ये आपके पास फार्मूला है, जैसे वहां पे हमने इनोलिन के साथ हमने कैरेटिनिन के साथ जीएफआर लिखा था, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक हो गया। तो ये इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो, क्लियरेंस ऑफ पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो से रिलेटेड उन्होंने एक और फार्मूला बुक में दिया हुआ है, बाद में बुक में भी चलते हैं, वहां पे मैं दिखाता हूं। उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो और रीनल प्लाज्मा फ्लो, इन दोनों में फर्क है। रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, और रीनल ब्लड फ्लो आपके पास होता क्या है कि ये ज्यादा होता है मोर देन रीनल प्लाज्मा फ्लो से। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के जो कंपोनेंट हैं वहां पे हमारे पास, इसको अगर सेंट्रीफ्यूग किया, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला, तो आपके पास ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से हमें कंपोनेंट मिलते हैं कि आपके पास जो 55% होता है ना ब्लड, वो आपके पास प्लाज्मा पे डिपेंड कर रहा होता है। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा में आपके पास आपके पास सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वाटर की होती है, कुछ एल्ब्यूमिन्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपके पास प्लाज्मा में होते हैं। तो 55% जो होता है ना, वो आपके पास ब्लड सॉरी, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सम हाउ 1%, ठीक है, 1% क्या चीजें होंगी, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये दोनों जो होते हैं आपके पास, ये 1% ब्लड में लाई कर रहे होते हैं। बाकी 44% जो होते हैं वो आपके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर रीनल ब्लड फ्लो आपके पास ज्यादा है रीनल प्लाज्मा फ्लो से, तो हाउ इट कैन पॉसिबल, इस वजह से कि अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में आपके पास दोनों चीजें होंगी। कौन कौन सी ब्लड में आपके पास चीजें होंगी? एक तो आपके पास ब्लड में प्लाज्मा, ठीक है, और प्लस सेल्स और प्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों चीजें मिलके आपके पास ब्लड बना रही हैं। तो अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो की बात करें थे तो वो सिर्फ प्लाज्मा की बात कर रहा था, जो आपके पास फ्लूइड जो था, जो सिर्फ आपके पास वाटर कंटेंट और सम हाउ इसमें एल्ब्यूमिन भी होती है, कुछ प्रोटीन होती है स्मॉल, और आपके पास इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्लूकोज वगैरह। तो अब हम रीनल ब्लड फ्लो को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो रीनल ब्लड फ्लो का इन्होंने यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, इनटू 1 - हेमेटोक्रेट। ठीक है, तो हेमेटोक्रेट की परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करें ना, हेमेटोक्रेट, तो हेमेटोक्रेट आपके पास सम हाउ इक्वल होता है कि आपके पास सेल्स और प्रोटीन्स, इन दोनों को अगर हम सम अप करें ना, तो ये आपके पास हेमेटोक्रेट बन जाता है, परसेंटेज ऑफ हेमेटोक्रेट। और आपके पास हमने सपोज कर लिया कि रीनल ब्लड फ्लो जो था ना, रीनल ब्लड फ्लो सपोज किया कि वो 10 cc है, 10 cc पर आर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये 10 cc पर आर है, ठीक है, तो हेमेटोक्रेट सेल और प्रोटीन पे अगर आपके पास डिपेंड कर रहा होता है, तो इसको हमने कह दिया कि आपके पास बॉडी में नॉर्मल सपोज किया कि हेमेटोक्रेट की जो कंसंट्रेशन है, ये जो आपके पास इसकी परसेंटेज है, ये 40% है। 40% हेमेटोक्रेट होता है, और इसके अलावा आपके पास बाकी के आपके पास जो प्लाज्मा था, फिर हेमेटोक्रेट 40 है तो प्लाज्मा कितना बचा, 60% प्लाज्मा बचा। तो ये 40% तकरीबन आपके पास लाई कर रहा होता है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अब हेमेटोक्रेट और रीनल प्लाज्मा फ्लो को पुट कर देंगे। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू रीनल ब्लड फ्लो। तो रीनल ब्लड फ्लो हमने क्या कहा, कि हमने कहा कि ये आपके पास 10 cc पर आ रहा है, 10 × 1 हेमेटोक्रेट कितना था, 40%। तो अब परसेंटेज को हमने सोल्व आउट किया तो आपके पास 0.4 आ गया। तो 10 आई थिंक सो 0.6 होगा ना, 1 - 0.4 तो 0.6। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रीनल प्लाज्मा फ्लो हमारे पास कितना आ गया, 10 × 0.6, तो 6 cc पर आर। ठीक है, तो 6 cc पर आर हमारे पास आ गया रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो जब आ गया, तो इसका एक और रिलेशन है। अगर हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो पता है, ठीक है, किस तरह पता है, ये तो हमने सोल्व आउट किया हमने, हम पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड से डायरेक्ट रीनल प्लाज्मा फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड हम क्यों यूज कर रहे थे, फॉर द
इक्वलेंस ऑफ द रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो अगर हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो पता है, ठीक हो गया, पैरा अमाइनो हाइपरयूरिक एसिड ने हमें बता दिया, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि रीनल ब्लड फ्लो को वैसे ही सॉल्व आउट कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास ये फॉर्मूला जो है, ये आपके पास है, रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू रीनल ब्लड फ्लो इंटू 1 - हेमेटोक्रेट। ठीक है, अब ये जो इंटू 1 - हेमेटोक्रेट था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो डिवाइडेड बाय 1 - हेमेटोक्रेट। ठीक है, और ये आपके पास क्या बन गया, रीनल ब्लड फ्लो। तो रीनल ब्लड फ्लो को इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व आउट कर सकते थे। अब हमारे पास, हमने कहा कि रीनल प्लाज्मा फ्लो हम किस से फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरा अमाइनो हेपरोइक एसिड से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने हमें बता दिया, कोई भी वैल्यू दे दी हमारे पास, उसने कहा कि आपके पास ये इज इक्वल टू 1 है, 1 - ठीक है जी, और आपके पास 1 - हेमेटोक्रेट हमने क्या कहा कि 40 था, तो 40% तो 0.4। ठीक है, तो 1 - आपके पास ये आंसर, इसका 0.4 का आंसर क्या आ जाएगा, 0.6। ये इसका आंसर ये आ जाएगा ना, 1 में से 0.4 निकालेंगे तो 0.6। तो रीनल ब्लड फ्लो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 0.6 जब हम करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.61 मिली लीटर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नट शेल में आपने यहाँ पे ये जो सारी बातें हैं, ये आपको सिर्फ मैंने बताया है कि किस तरह से एक्सप्लोर किया है, ये आपने याद नहीं रखनी। आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू रीनल ब्लड फ्लो इनटू 1, आप सब्ट्रैक्ट आपके पास हेमेटोक्रेट। तो इसको आप दोबारा से रीअरेंज करके रीनल ब्लड फ्लो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कभी कभी रीनल ब्लड फ्लो भी वो पूछ सकता है। ठीक हो गया, और रीनल प्लाज्मा फ्लो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरा अमाइनो हाइपरोइक एसिड से, कि वो सारे का सारा जितना आप देंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो इस वजह से आएगा, जितना वो आपके पास जाएगा एफरेंट आर्टियोज में, कुछ फिल्टर हो जाएगा और उसके बाद कुछ सेक्रीट होके सारे का सारा आपके पास क्या आ जाता है, यूरिन में आ जाता है। ठीक हो गया, तो यहां तक थी इसकी बात। अब हमारे पास एक और कंडीशन है, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ सल्यूट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ सल्यूट, ठीक है, तो ये मेनली आपके पास डिपेंड करता है 3 वेरिएबल्स पे। सबसे पहले ये डिपेंड करेगा आपके पास फिल्ट्रेशन पे, और उसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास सेक्रीशन, सेक्रीशन। ठीक हो गया, तो आपके पास अगर ये जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, इनमें से कोई भी फ्लक्चुएशन किसी में भी आ रही है, तो आपके पास जो एक्सक्रीशन होगी ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। किस तरह से, हमारे पास हमने कहा कि फिल्ट्रेशन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फिल्टर लोड से हमने कहा। ठीक हो गया, और उसके अलावा आपके पास एक्सक्रीशन को हमने कहा कि हम सीरम में उसकी अमाउंट देखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन, जो बातें मैंने क्लियरेंस के साथ लिखी हैं वो वहीं पे वही बातें हैं कि एक्सक्रीशन जो होती है वो आपके पास फ्लक्चुएट हो सकती है। यहाँ पे दोबारा से हम उसको लिख देते हैं कि आपके पास अगर GFR जो है वो आपके पास ज्यादा है क्लियरेंस से, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। और अगर आपके पास GFR जो है वो कम है क्लियरेंस से, तो इसका ये मतलब है कि सेक्रीशन हो रही है, सेक्रीशन हो रही है। तो ये आपने इसी तरह से इसको सॉल्व आउट करना है। दोबारा से ये जो डायग्राम है इस पे मैं समझा देता हूँ। हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि आपके पास या तो फिल्ट्रेशन होगी, ये फिल्ट्रेशन है, ठीक है, यहाँ तो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो ये जो आपके पास PCT के सेल हैं या जितने भी आपके सेल होंगे, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो यहाँ तीसरे नंबर पे आपके पास क्या हो सकता है, सक्रीशन हो सकती है। तो ये फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सक्रीशन, ठीक हो गया, ये तीनों आपके पास क्या करती हैं कि एक्सक्रीशन को, एक्सक्रीशन की वैल्यू को अल्टर कर सकती हैं। ठीक हो गया, तो इसके साथ हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको मैंने इस वजह से बताया कि फॉर्मूला क्या है, कि आपने अगर एक्सक्रीशन कि कितना सल्यूट जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है इज इक्वल टू फिल्टर्ड, कितना फिल्टर्ड हुआ है, और फिल्टर के बाद आपके पास माइनस रीएब्जॉर्ब्ड, रीएब्जॉर्ब्ड और प्लस आपके पास सिक्रीटेड, तो इससे आप एक्सक्रीशन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारी बातें थी। एंड पे हमारे पास आखिरी ये बात है कि वो कौन से सोल्यूट होते हैं जो कि आपके पास खुद ब खुद उनको, मतलब कि आपकी बॉडी में
अगर किडनी आपके पास डैमेज भी हो चुकी है तो उनकी ऑटो रेगुलेशन होती रहती है बॉडी में, ठीक हो गया। और इसके अलावा कौन से ऐसे सोल्यूट हैं जिनकी ऑटो रेगुलेशन नहीं होती, तो उनकी बात हम करेंगे। उससे पहले हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि किडनी की जो इनटेक है और आपके पास आउटपुट है ना, वो आपके पास इक्वल होती है। इक्वल का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर इनपुट, ठीक है, इज इक्वल टू आउटपुट, तो 10 ग्राम आपके पास अगर सोडियम की इनपुट हुई है ना, तो 10% आपके पास 10 ग्राम ही आउटपुट इसकी होगी। अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास 10% सोडियम जो था वो इनपुट हुआ, इनटेक उसका किया, लेकिन 10 ग्राम आउटपुट नहीं हो रही, तो अगर सोडियम अकोमोलेट होना शुरू हो गया बॉडी में, तो ये पेशेंट की डेथ कर देगा। हाइपरनेट्रीमिया, वो सारी कंडीशन जो थी, इसके साथ जो जो हो सकती हैं, सेरिब्रल एडीमा हो सकता है, उसके अलावा आपके पास ट्रीमर्स, तो वो सारी बातें हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से। लेकिन आपको ये पता, किडनी का जो मेन काम है ना वो ये है कि आपके पास इनपुट और आउटपुट ऑफ सल्यूट जो होती है ना, वो मेंटेन ये रखती है। सम हो, कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास डायरिया की कंडीशन आपको मिलती है, तो डायरिया में अगर सोल्यूट्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, तो उसके बाद दोबारा से वो ठीक होते हैं, ठीक हो गया। और इनपुट और आउटपुट हमेशा किडनी जो होती है इनको मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट आपके पास रेगुलेटेड सोल्यूट्स कौन कौन से हैं? रेगुलेटेड सोल्यूट्स, ठीक है, ये आपके पास मेनली हैं सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक हो गया, जो कि हॉर्मोन्स के साथ आपके पास क्या है कि ये उनकी मदद से बॉडी से एक्सक्रीट होते रहते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि सोडियम के लिए आपके पास एडीएच हार्मोन है जो कि इसको मेंटेन करता है, और पोटाशियम के लिए एल्डोस्टेरोन है, ठीक हो गया। तो ये इनको बॉडी में मेंटेन रखता है। अगर किडनी खराब भी हो गई है, सम हाउ आपके पास 20% भी अगर आपके पास वर्केबल है, किडनी इंजरी हो चुकी है, तो ये आपके पास मेंटेन रहेंगे, इसकी अमाउंट जो होगी वो बढ़ेगी नहीं, वो नॉर्मल रहेगी। इसके बाद आपके पास अनरेगुलेटेड सोल्यूट कौन कौन से हैं? अनरेगुलेटेड सोल्यूट, तो अनरेगुलेटेड सोल्यूट्स की अगर हम बात करें तो कैरेटिनिन और प्लस यूरिया, ठीक है। तो ये आपके पास वो सोल्यूट्स हैं जिनकी अमाउंट आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगी, प्लाज्मा लेवल जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास सम हो कुछ सेल भी किडनी के हैं आपके पास अलाइव, तो वो इन सोल्यूट्स को बॉडी से एक्सक्रीट करवाते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास किडनी डैमेज होना शुरू हो गई है, अगर 80% भी आपके, मतलब 20% सिर्फ डैमेज हुई है और 80% आपके पास बाकी अलाइव सेल बचे हुए हैं, तो फिर भी ये जो कैरेटिनिन और यूरिया होगा ये बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। किस तरह से मिसाल देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम भी है, सोडियम भी है, ठीक हो गया, और उसके अलावा यूरिया भी है। इनको हम रिलेट कर लेते हैं। हमने कहा कि जीएफआर जो था वो आपके पास कितना था, जीएफआर हमने कहा कि 100 है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास सम हो ऐसा होगा कि जीएफआर जो होगा वो कम हो के कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इसको आगे लिखता हूँ मैं, इसको और कलर ले, पहले जीएफआर तो 100 था, अब जीएफआर जो था वो 50 हो गया। 50 का मतलब है कि किडनी खराब है। अब जब नॉर्मल जीएफआर था, 100 था, तो उसमें आपके पास क्या हो रहा था, तो उसमें आपके पास पोटाशियम जो था वो आपके पास 4.5 था, सोडियम कितना था, 145 था, यूरिया कितना था आपके पास, 20 था। जैसे ही जीएफआर कम हुआ, तो जीएफआर कम होने के बाद भी पोटाशियम 4.5 ही रहा, सोडियम आपके पास 145 सेम रहा, मिली इक्विवेलेंट। लेकिन लेकिन यूरिया जो था वो आपके पास कितना हो गया, 40, उसकी अमाउंट बढ़ गई, ठीक हो गया। तो यूरिया और आपके पास जो कैरेटिनिन होता है ये अनरेगुलेटेड सोल्यूट्स होते हैं, तो इस वजह से जब भी पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, हमें वो वैल्यूज देते हैं, तो उसमें इसी वजह से आपके पास जो कैरेटिनिन, ठीक हो गया, और यूरिया, इसका लेवल जो होता है वो हमें हाई मिलता है, ठीक हो गया। तो ये बात थी इसके रिलेटेड। अब हम चलते हैं और अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो सारे फॉर्मूलेज हमने लिखे हैं इनको हमने कैसे पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली जो आपको बात है, ये देखें कि आपके पास एग्जाम्पल उसने कहा है कि जीएफआर अगर 100 ml/मिनट है, तो आपके पास क्लियरेंस कितनी थी, 120 मिलीलीटर/मिनट। इसका ये मतलब है कि आपके पास सक्रीशन हो रही है। जीएफआर 100 है, कुछ कुछ ऐसी चीज है जो फिल्टर होने के बाद उसमें इंटर हो रही है, तो ट्यूबुलर, तो इसका मतलब है कि ये सक्रीशन हो रही है, ठीक हो गया। इस एग्जाम्पल में देखें कि जीएफआर कितना है आपके पास, 100 ml/मिनट, और क्लियरेंस कितनी है, 80। क्लियरेंस कम हो गई है, जीएफआर ज्यादा था, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रीअब्जॉर्प्शन हुई है। रीअब्जॉर्प्शन हुई है, तो इस वजह से जो आपके पास क्लियरेंस है वो कम हो गई है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास ये फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा सा हल करते हैं, देखते हैं कि क्या है। अ पेशेंट A patient has a urine output of 4800 cc per day
एंड 200 सीसी पर आर, तो ये हमने एक वैल्यू देख ली। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस एक्स है उसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और यूरिन में उसकी कंसंट्रेशन 8 है। व्हाट इज द क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस, तो क्लियरेंस हमने कहा कि किस तरह से फॉर्मूला होता है आपके पास, यूरिन, ठीक हो गया, आपके पास यूरिन कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और इसको हमने यूरिन कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना था यूरिन फ्लो रेट के साथ। तो यूरिन फ्लो रेट हमारे पास कितना था, 200, तो हमने यहाँ पे 200 लिख दिया। उसके अलावा आपके पास यूरिन कंसंट्रेशन कितनी थी, 8 mg, तो हमने 8 mg लिख दी। और इसके बाद हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स 4 mg, 4 मिलीग्राम। तो इसको जब हमने सोल्व आउट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 400 सीसी पर आर, ठीक हो गया। तो ये क्लियरेंस को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, अ पेशेंट इज इन्फ्यूज्ड विद इनोलिन। तो इनोलिन हमारे पास क्या होती है, इनोलिन हमने कहा कि जीएफआर, ठीक हो गया, जीएफआर के लिए एट स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन इज 3 मिलीग्राम। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतनी आ गई, यूरिन कंसंट्रेशन 6। इफ द जीएफआर इज 200 ml पर आर, व्हाट इज द यूरिन फ्लो रेट, ठीक हो गया। तो जीएफआर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि यूरिन इनोलिन मल्टीप्लाई यूरिन फ्लो रेट और प्लाज्मा इनोलिन। तो इसको हम इज इक्वल टू क्लियरेंस ऑफ इनोलिन के बराबर भी रखते हैं। तो इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द यूरिन फ्लो रेट, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है, ये वी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, ये जो पी है आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, और ये जो आपके पास यूरिन इनोलिन है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो पी था वो मल्टीप्लाई हो गया, और जो यू था वो आपके पास यूरिन इनोलिन वो डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आपके पास आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जीएफआर की जगह हमने क्या लिखा 200, तो ये 200 है, मल्टीप्लाई आपके पास क्या था कि प्लाज्मा इनोलिन, तो प्लाज्मा इनोलिन कितनी है, 3 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, और उसके बाद यूरिन कंसंट्रेशन कितनी है, 6 मिलीग्राम। तो इसको जब हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास 100 ml पर आर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, ऑफ पेशेंट इज इन्फ्यूज्ड विद पैरा अमाइनो हेपेरोइक एसिड। तो पैरा अमाइनो हेपेरोइक एसिड रीनल प्लाज्मा फ्लो के इज इक्वल है। एट स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में कितना है आपके पास 5 मिलीग्राम, और यूरिन कंसंट्रेशन उसकी 10 मिलीग्राम है। इफ द यूरिन फ्लो रेट वो 200 ml पर आर है एंड द हेमेटोक्रेट इज द 0.5, व्हाट इज द रीनल ब्लड फ्लो। तो मैंने वहां पे लिखा था कि आपके पास ये फार्मूला होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू रीनल ब्लड फ्लो 1 into हेमेटोक्रेट, ठीक हो गया, ये फार्मूला था। तो मैंने कहा था इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे कि आपके पास जो ये रीनल ब्लड फ्लो था ना ये इधर ही रह जाएगा, और ये जो आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो के नीचे 1/हेमेटोक्रेट, तो ये वही लिखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो फाइंड आउट करना है। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो डिवाइडेड बाय 1 माइनस हेमेटोक्रेट। तो जब हमने इसको अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो आपके पास वो कह रहा है कि यूरिन कंसंट्रेशन इज 10 मिलीग्राम, ठीक है जी, 10 मिलीग्राम मल्टीप्लाई आपके पास 200। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो फिर उसके बाद इसको ये हेमेटोक्रेट 0.5 था, तो हमने 1 माइनस 0.5 किया। तो ये आपके पास जो आंसर है वो देख सकते हैं आप लोग कितना आ सकता है, 800 ml पर आर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें वो ये कह रहा है कि अ लैब एनिमल हैज एन इनोलिन क्लियरेंस, मतलब कि GFR clearance 100 cc per hour, plasma concentration of substance X is 4 milligram. It is known that substance X is not reabsorbed. कि ये जो आपके पास substance X है इसको reabsorb नहीं है, but is secreted at a rate of 25 milligram per hour. What is the excretion rate of the substance? So excretion का फार्मूला मैंने क्या लिखा था, excretion is equal to filtered, ठीक है, माइनस reabsorbed और प्लस सेक्रीटेड, ठीक हो गया। तो ये था एक्सक्रीशन का फार्मूला। अब यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट फिल्टर्ड अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो ये सबसे पहले जो हमने शुरू किया था आज का टॉपिक, तो उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन को जीएफआर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना था। तो जीएफआर हमें कैसे पता चला, यहाँ पे उसने कोई भी जीएफआर को मेंशन नहीं किया हुआ, इनोलिन लिखा हुआ है, तो इनोलिन क्लियरेंस इज इक्वल टू जीएफआर। तो इसकी जगह हमने जीएफआर लिख दिया, मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज 4 मिलीग्राम। तो ये आपके पास 4 मिलीग्राम जब किया आपने तो 400 मिलीग्राम पर आर आ गया। एक्सक्रीटेड
फिल्टर्ड माइनस रीअब्जॉर्ब प्लस सेक्रीशन, तो फिल्टर्ड कितना था आपके पास, अमाउंट फिल्टर्ड आ गई 400 माइनस रीअब्जॉर्प्शन, इसमें कुछ नहीं है, जीरो है, प्लस सेक्रेटेड कितनी बता रहा है कि 25, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि सब्सटेंस एक्स इज नॉट रीअब्जॉर्ब, तो नॉट रीअब्जॉर्ब इसका मतलब है कि रीअब्जॉर्ब नहीं है, एक्स मतलब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब की जगह जीरो आएगा। तो 400 प्लस 25 जब किया तो हमने 425 आर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप इस सारी कंडीशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं बुक पे ना।